हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंशी एकेडमी पर। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 9 हम यहाँ करेंगे, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में। तो ये आपका 9th चैप्टर है। इससे पहले हमने 8 चैप्टर कर लिया है, गलती से मैंने वहाँ पे 9 डाल दिया था। ये है आपका 9th चैप्टर। तो इससे पहले कि आप चैप्टर देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर NCERT नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आप सभी को पता है NCERT की जो है क्यों महत्वपूर्ण है। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका UPSC हो, PGT, TGT, इवन आपका CTET में तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको 6th से 12th तक की NCERT करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का जो टॉपिक है वो है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो हम यहाँ पे व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी देखेंगे। हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में। ठीक है, ये खूबसूरत जो बर्तन हैं, खास तौर से इनकी जो है कटोरियाँ तथा थाली है ना, वो हमें पुरास्थलों से मिली है ना। जो पुराने स्थल रहे थे उस समय के, वहाँ से हमें काले पॉलिश किए हुए कटोरी और थालियाँ मिली हैं। तो ये चैप्टर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि व्यापारी होते क्या हैं। ठीक है, किसे कहते हैं हम व्यापारी, किस व्यक्ति को कहते हैं, इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किस किस चीज़ का व्यापार हुआ करता था प्राचीन टाइम में। दक्षिण भारत जो है वो प्रसिद्ध था अपने सोने, अपने जो है खास चीज़ों के लिए। जैसे दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, है ना। आपको पता, दक्षिण भारत में तो हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो भी तो यहाँ से सोने का आयात करते थे ना, दक्षिण भारत से। मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, काली मिर्च जो है ना वो रोमन में काले सोने के नाम से जानी जाती थी और इसकी बहुत डिमांड थी, मांग थी वहाँ पर रोमन में। तो वहाँ से यहाँ से जो है हमारे यहाँ से रोमन में जो है काली मिर्च का जो है यहाँ से निर्यात हुआ करता था, व्यापारी अपने साथ लेकर जाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से किसे जाना जाता था, काली मिर्च को। तो यहाँ से आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि रोम के साथ हमारे बहुत अच्छा व्यापार था, यानी रोम के साथ जो है दक्षिण भारत का अच्छा व्यापार चल रहा था। जैसे हमने अरिकमेडु के बारे में भी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगी। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। तो नदियों के मैदान में जो कावेरी का मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई, क्योंकि व्यापार होता था। तो उससे क्या है, यहाँ के जो सरदार थे, राजा थे, उन्होंने अर्जित कर ली थी संपत्ति, काफ़ी जो है मात्रा में संपत्ति को। तो संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस कविताओं में मूवेंदार की जो चर्चा मिलती है वो है संगम कविताओं में। तो ये क्या होता था मूवेंदार? मूवेंदार का अर्थ जो होता है ना वो होता है तीन मुखिया। क्या होता है? तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग हम ना इसका जो प्रयोग हुआ था वो 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य के लिए जो है मूवेंदार शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, इनका राज हुआ करता था, वहीं से संगम साहित्य की रचना हुई थी। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था।
इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चोलों का कौन सा पतन था, या पुहार भी आप कह सकते हो, कावेरी पट्टिनम, ठीक है। और पांडवों की राजधानी थी मदुरई। ये पूछा जाता है, पांडवों की राजधानी कौन सी थी, मदुरई, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और चोलों का पतन कावेरी पट्टिनम। तो आगे देखते हैं, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय, एक चीज इसमें खासियत थी, विशेषता थी कि ये जो मुखिया होते थे, चोल चेर पांडे के मुवेंदार जो होते थे, वो कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, ठीक है, गिफ्ट लेना ये पसंद करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करके लाते थे। इनमें से जो धन होता था कुछ अपने पास रख लेते थे, बाकी ये समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। तो ये जो संगम कविताएं हैं उन मुखियाओं की प्रशंसा में लिखी गई है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, आतिरथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे, ठीक है। तो संगम जो कविताएं हैं मुखियाओं की जो प्रशंसा में लिखी हैं। तो आगे देखते हैं, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। तो पश्चिम भारत में क्या, सातवाहन वंश का जो है एक शक्तिशाली होता जा रहा था। सातवाहनों का जो सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता वो आता है कि कौन सा ऐसा वंश था जो कि मातृसत्तात्मक था, ठीक है, माता जो है का ये गोत्र लगाते थे, वो है सातवाहन। ये क्वेश्चन आता कई बार। तो उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। तो माता का क्या नाम था, गौतमी बलश्री, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि दक्षिणापथ के जो स्वामी हैं, तो दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था, तो सातवाहन शासकों को कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं, पूरे दक्षिणापथ का जो अर्थ है शाब्दिक, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो आपको पता है कि उस समय जो शक्तिशाली वंश हुआ करता था तो सोचता दूसरे क्षेत्रों को भी विजित करने के लिए, जो है हड़पने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए सेनाओं को भेजते रहते थे। ये एक आपको पता है नॉर्मल जो है बात है। आगे चलते हैं, रेशम मार्ग की कहानी। यहाँ से क्वेश्चन आपका उठता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, रेशम मार्ग, ठीक है, सिल्क रूट जिसे हम कहते हैं। देखते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताती रहूँगी कहाँ से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े जो अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे, ठीक है। रेशमी कपड़ा तैयार करने की जो एक जटिल प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, रेशम जो है, रेशम का कीड़ा होता है, उससे हम रॉ मटेरियल निकालते हैं, कच्चा रेशम निकालते हैं, सूत कताई होती है और फिर उससे जो है कपड़ा बुना जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार हुआ था ना, वो सबसे पहले वो हुआ था चाइना में, ठीक है, चीन में हुआ था आविष्कार जो है रेशम बनाने की जो तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी, वो चीन में आई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया, तो राइट डाउन कर लीजिए। 7000 साल पहले ऐसा हुआ था। कब हुआ था, 7000 ईयर्स एगो, ठीक है। तकनीक आगे देखते हैं, इन्होंने तकनीकी जो है इनको पता चल गई थी, लेकिन इन्होंने जो दुनिया से हजारों सालों तक इस तकनीक को जो है छुपाए रखा था, ठीक है। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। तो बात थोड़ी ना छुप कर रहती है। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ से जो लोग हैं, पहले आपको पता है ट्रांसपोर्ट के जो है इतने मीन्स नहीं होते थे, तो उस समय जो है घोड़ों से, ऊँटों से या पैदल ही चला जाता था, दुर्गम रास्ते पार करते थे। तो जो लोग यहाँ से जाते थे वो साथ में रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। तो ऐसे ही जो है ये धीरे धीरे सभी को पता चल गया, और जहाँ से ये रास्ता जाता था उसे सिल्क रूट, जो सिल्क मार्ग के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया था। अब देखते हैं आगे।
कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। ठीक है, यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर जो है फैल गई। तो जो जानकारी थी रेशम की, धीरे धीरे क्या है वो पश्चिम की तरफ फैल गई। 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने की एक होड़ सी लग गई थी, एक फैशन बन गया था उनका। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसीलिए इसे जो है अमीर लोग पहनते थे, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान के रास्तों से होकर गुजरना जो है जाना पड़ता था। एक तो बात ये कि इसको बनाने में, रेशम के जो कपड़े बनाने में एक डिफ़िकल्ट इसका प्रोसेस होता है। दूसरा क्या है, जब इसे दूसरी जगह ले जाया जाता था तो दुर्गम रास्तों से जो है पहाड़ों को, रेगिस्तान को जो है पार करके ही ले जाना होता था, तो ये अपने आप में ये कॉस्टली था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जो रास्ते थे ये दुर्गम, तो यहाँ के रहने वाले लोग जो थे वो व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो वहाँ पे लुटेरे भी हुआ करते थे जो लूट लेते थे। आगे बताएंगे उनके लिए क्या हुआ था। इससे सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया मानचित्र 6 में। ठीक है, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपने नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि उनको भी जो है अपना बेनिफिट चाहिए होता था, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। ठीक है, इसीलिए जो है वे भी जो शासक हुआ करते थे उस टाइम के शक्तिशाली, वो भी चाहते थे हम जो ये सिल्क रूट है जो इस पर अपना कब्जा बनाए रखें। इसके बदले जो है शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने देते थे और उस वक्त जो लुटेरों के आक्रमण से इन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे, सेफ्टी देते थे। ठीक है, तो इसके बदले व्यापारी को लाभ देते थे। आगे देखते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में 100% आता है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन थे या कौन सा वंश था। ये था कुषाण। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राइट डाउन कर लीजिए। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। जो कुषाण थे तो मध्य एशिया तथा पश्चिम भारत पर, जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिम उत्तर भारत है, तो उन पर जो है इनका जो है राज था। और इनके 2 शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। मथुरा से काफ़ी हमें मूर्तियाँ मिली हैं, मंदिर हुआ करते थे यहाँ पर। ठीक है, तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। जो पोर्ट हुआ करते थे सिंधु नदी के वहाँ पे, तो वहाँ इनकी जो मध्य एशिया से होकर जो है इनका रास्ता जाया करता था कुषाणों के समय में। फिर जहाज़ों के द्वारा जो इनका जो माल था वो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। जब हमारे यहाँ गंगा के मैदानों का विकास हो रहा था तो उस समय रोम साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ठीक है, और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे। तो आपका पता है, अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले सोने के सिक्के जो है किसने भारत में चलाए, तो देखो आंसर हिंद यूनानी आता है, इंडो ग्रीक आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आएगा गुप्तों ने। अगर आता है क्वेश्चन शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आएगा कुषाणों ने। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क हुआ है। ठीक है, आपको पता है कनिष्क सबसे प्रसिद्ध राजा, शक्तिशाली हुआ है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। तो अशोक घोष का इन्होंने जिक्र किया है। इनके जो एक दरबारी कवि हुए हैं कनिष्क, जिसका नाम था अशोक घोष, तो उन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित। वेरी इंपॉर्टेंट आता है, ये आपका बुक्स में आता है कि अशोक जो बुद्ध चरित है किसके द्वारा रचित है, तो आएगा अशोक घोष। अशोक घोष किसका दरबारी कवि था, तो कनिष्क का, ऐसे पूछा जाता है। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। अब ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो ऐसा करते हैं सेकंड पार्ट लेके आते हैं।
ठीक है, तो उसमें हम करवा देंगे क्योंकि लंबी हो जाएगी फिर। ये करवा देते हैं यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। तो जो कुषाण थे उस समय जो है महायान शाखा का विकास हुआ, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ। तो अब इनकी जो है मूर्तियां बनने लगी थी। महायान शाखा में क्या है, मूर्तियां बनने लगी थी। पहले तो ये है ना जो एक संकेतों के माध्यम से पूजा की जाती थी, जैसे निर्वाण प्राप्ति के लिए पीपल का पेड़ है, लेकिन अब मूर्तियां बनने लगी थी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला से जो है बनाई जाने लगी। और एक दूसरा परिवर्तन हुआ था, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, पहले एकांतवास में रहते थे लेकिन वो सामाजिक परिवेश में ही रहना, सांसारिक परिवेश में रहना वो ठीक समझने लगे। एक तो मूर्तियां बनने लगी, दूसरा परिवर्तन ये आया। धीरे धीरे जो है बोधिसत्वों की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे जो मध्य एशिया और चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक जो है फैल गई थी। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार का। कुषाण काल में जो हुआ था, बौद्ध धर्म का जो प्रसार है, जो फैलाव है, वो पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। तो पश्चिमी और दक्षिण भारत में, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी। ठीक है, तो ये जो गुफाएं थी राजा रानियों के द्वारा बनवा दी जाती थी, व्यापारियों के द्वारा, कृषकों के द्वारा। ठीक है, इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहर तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक है, ऐसा लगता है ये। अब बात करते हैं जो बौद्ध धर्म है ना, अगर बात करें दक्षिण पूर्व में कहाँ फैला, तो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है, तो कहाँ फैला, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी ये फैला। अब आते हैं थेरवाद, जो कि पुरानी शाखा है बौद्ध धर्म की, ये इंपॉर्टेंट है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, कहीं अधिक जो है प्रचलित था। अब आगे तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।